उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में जारी है मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा। यूपी कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सपाइयों ने बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर की नारेबाजी। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली को लेकर किया प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सीतापुर में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। 51 जिलों में बदले गए सीएमओ, तत्काल नए जिलों में जाने का निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेगी। बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की तैयारियों को और ताकत देने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आई है। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर है और अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए जमीन तैयार करेगी। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत को लेकर होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। पार्टी मुख्यालय भी नए रंग रूप में तैयार है। तो 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिशन यूपी पर प्रियंका है तो वही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ पहुंचकर मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने की सारी कमान प्रियंका गांधी के पास है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी मिशन यूपी पर पहुंची तो वही दूसरी तस्वीर प्रियंका के स्वागत में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है। प्रियंका गांधी का वहां पर भव्य रूप से स्वागत भी किया गया है। करीब 1.5 साल बाद है जब प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर है। अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर अजाबत जुड़ चुके हैं। सागर, मिशन यूपी के लिए प्रियंका लखनऊ पहुंची है। 3 दिनों का ये दौरा है। आज पहले दिन क्या कुछ खास रहा और आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? सागर जी नुपुर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान फूंकने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज प्रियंका गांधी यहाँ 3 दिनों तक रहेंगी। आपको बताएं कि चुनावी रणनीति पर अब कांग्रेस मंथन करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आज पुष्पांजलि भी अर्पित की। जब वे लखनऊ पहुंची तो सबसे पहले वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची। फिर गांधी प्रतिमा के पास उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई थी, प्रदेश में उन्होंने जंगल राज बताया। उन्होंने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस जो है इस समय वो लगातार हर चीजों में नतमस्तक दिखाई दे रही है। लगातार उन्होंने बयानबाजी की। योगी सरकार जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी जब पहुंची तो एयरपोर्ट पर लोगों का जमावड़ा लग गया उनके स्वागत के लिए। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी देखी गई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और प्रियंका गांधी ही मुख्य विपक्ष हैं। वहीं अजय लल्लू ने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार यूपी में कानून व्यवस्था, किसान और अन्य बड़ी समस्याओं को मुख्य रूप से उठा रही है। फिर वह चाहे हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात की जाए या उम्बा में किसानों पर हुए अत्याचार की घटना पर बात की जाए या प्रियंका गांधी की हमेशा नजर उत्तर प्रदेश पर रही है। उन्होंने प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरा बताया है। बहुत ही उन्होंने प्रबल दावेदार बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में जो चुनाव है उसमें प्रियंका गांधी एक प्रबल दावेदार है। बिल्कुल सागर, प्रियंका ने जंगल राज और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ भी मौन रखा। यानी प्रियंका कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है सरकार को घेरने के लिए। कहीं ना कहीं यही वजह है कि प्रियंका गांधी हमेशा से ही ऐसे मुद्दे यूपी में उठाती आ रही है।
जी बिल्कुल बता दें कि इस दौरे से पहले, ये 3 दिवसीय जो दौरे पर प्रियंका गांधी आज निकली हैं, इस दौरे से पहले ही वे पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी पर वार कर चुकी है। अपने उत्तर प्रदेश दौरे से पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वाराणसी में यूपी सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने जमकर योगी सरकार की सराहना की। लेकिन इसी मसले पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लिखा था कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती है। उन्होंने ऐसा तंज कसा था, ऐसा प्रहार किया था योगी सरकार पर ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया है। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा है वे कभी नहीं भूलेंगे। न जाने कितने कोसों दूर से लोग यहाँ पर पलायन करके आए थे और लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कुछ अपने ऐसी बयानबाजी दी थी सोशल मीडिया पर, जिससे लगातार प्रियंका गांधी देखी जा रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी भी और इससे पहले भी वे सरकार पर लगातार हमलावर रही हैं। तो सागर, प्रियंका काफी समय से यूपी में एक्टिव है, तो क्या प्रियंका इस बार यूपी में कांग्रेस की नैया पार करवा पाएगी? क्योंकि प्रियंका के कंधों पर ही यूपी चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, विधानसभा चुनावों को लेकर ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लखनऊ आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची है प्रियंका गांधी, तो विधानसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस मंथन करेगी। तो ये इस मंथन में बहुत ही अहम रिजल्ट कुछ आएंगे कि अभी देखिए, आज पहला दिन है, आज वे पहुंची हैं, कल वे कहाँ जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी होनी है, कुछ रणनीति आगे के लिए बनाई जाएगी। बिल्कुल साफ जाहिर ये देखा जा सकता है कि सभी पार्टियां, चाहे AIMIM हो जिसने कल मुरादाबाद में रोड शो किया है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वे भी लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज लखनऊ पहुंची। तो 3 दिन वहां पर रहेंगी। सभी दल ने कमर कस ली है कि अब हमें आगे की रणनीति में बनाना शुरू कर दे। अब ये लोग खबरें भी सामने आ रही है कि कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे रणनीति जो बनाने आए हैं, कांग्रेस जो अब धरातल पर मंथन करने के लिए उतरी है 2022 विधानसभा चुनावों के लिए, तो बिल्कुल अगर उनको जरूरत पड़ी या किसी भी दल को जरूरत पड़ती है तो वे दल गठबंधन करने में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है, कुछ विपक्षी दलों ने इस बात पर मुहर भी लगाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन किसी तरह हमें बीजेपी को परास्त करना है, बीजेपी को परास्त करके उत्तर प्रदेश से निकाल फेंकना है। तो अगर इस तरह की तैयारियां विपक्षी दल एकजुट होकर करेंगे तो मे भी हो सकता है कि सारे लोग गठबंधन करें और बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया सागर रजावत, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का मिशन उत्तर प्रदेश है, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी पहुंची है, करीब 1.5 साल बाद प्रियंका लखनऊ पहुंची है। तो वही दूसरी तस्वीर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उन्होंने भव्य स्वागत किया प्रियंका गांधी का। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी चुनावों की तैयारियों को शुरू कर दिया है। वो बता दें कि ओवैसी बीते दिन मुरादाबाद दौरे पर रोड शो करने पहुंचे, जहां उनके रोड शो को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई और कोरोना नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार की शुरुआत संभल से की है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी का प्रदर्शन यहां काफी अच्छा रहा था और पार्टी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा था। इसी की तैयारी करना है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है। और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले
असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है। और हम कोशिश कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हैं। मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं। तो ये वो हमारे कन्वीनर हैं, वो बड़े हैं, वो इस सवाल का मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। आइंदा फिर प्रोग्राम है कानपुर का, इलाहाबाद का और मुख्तलिफ उत्तर प्रदेश के मुकामात पर हम जाएंगे। तो हम साथ हैं उनके। देखिए, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलेशन के ऊपर लॉ कमीशन ने अपना एक पेपर दिया है और राय मांगी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी उस राय को हम अपने लिखकर लॉ कमीशन को और उत्तर प्रदेश सरकार को भिजाएंगे। और हमारा मानना ये है कि जो TFR रेट है, अगर हम 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी को देखेंगे तो बगैर कोर्शन के, बगैर ये सो कॉल्ड इंसेंटिव्स के, अगर मैं गलत ना कहूं तो 3.2 से वो घट करके 2018 में 2.2 पे आ गया। कैसे आया? ठोक दो की पॉलिसी से आया या फिर अब इंसेंटिव्स या फिर डराने से आया। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिख कर दिया, जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। क्या एक प्रदेश सेंट्रल, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है यह प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। चौथी बात यह है कि यह प्रपोजल पुट्टू स्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा है। आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। JP नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा को जनता ने नकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। आज से कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यह विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से यूपी एक है। वही हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी। वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की और यह भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। ये दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए।
मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मीट्रिक टन ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मीट्रिक टन आपने चावल उठाया है जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर है, मैं यहाँ भी निवेदन करूंगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान, विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे।
और सरकार की किसान विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधायकों और जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप लगाया। वहीं बहराइच की कसरगंज तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में हुई धांधली, रोजगार, गन्ना मूल्य भुगतान, पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सपाइयों ने हाथों में झंडा और तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए तहसील परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज जो है 15 तारीख को तहसील हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया है। आज जो देख लीजिए, महंगाई बेशुमार बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार है और गेहूं क्रय केंद्र पर प्रतिबंधित हो गया और लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की गई है जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, ये जग जाए क्या लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव की व्यवस्था है? नहीं है, कोसों दूर इसकी जगह नहीं है। लेकिन सरकार जो है ये जबरदस्ती ये चुनाव करा करके और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज महंगाई बेशुमार बढ़ी हुई है, किसान परेशान है। कितने गेहूं जो गए उसका पेमेंट नहीं हुआ और गेहूं सड़ गए, लोग हाथ बल करके परेशान हैं। गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल जो है कितना चला गया, अभी सरकार के कान और जू नहीं रेंग रहा है। ये स्थितियां हैं और अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं और जनता 2022 में उनको ला करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। अगर सरकार चेतती नहीं है इसको उखाड़ फेंकेगी। आज ये किसान विरोधी सरकार तो ये थी ही, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बन गई है। इसके विरोध में अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी, उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि आप लोग जाके धरना प्रदर्शन कीजिए और इस सरकार को उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसके विरोध में आज हम लोग सगली तहसील में हमारे जिला अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकत्रित हुए और अपना ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसान विरोधी सरकार नहीं है साथियों, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। ये हत्यारी सरकार है। ये हत्यारी सरकार अपने पुलिस मशीनरी के माध्यम से, अपने डीएम एसडीएम के माध्यम से, अपने एसपी कोतवाल के माध्यम से ये सबका भक्षक कर रही है। ये सबके पूरे सरकार, ये सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश का नाश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं जिले के एसपी से, जिले के डीएम से और सारा इस पुलिस मशीनरी से कि जो आप लोग इस सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं वो एकदम गलत है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओरी को सहारनपुर में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है। वहीं मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा को गौतम बुद्ध नगर का सीएमओ बनाया गया है। गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को भी सहारनपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह पर बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकरधर को गाजियाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर अपनी नई तैनाती और कार्यभार ग्रहण करें। डॉक्टर गिरीश चंद्र मौर्य को सीएमओ गाजीपुर से हटाकर सीनियर कंसल्टेंट जिला चिकित्सालय अयोध्या, डॉक्टर हरगोविंद सिंह को अयोध्या सीनियर कंसल्टेंट से हटाकर सीएमओ गाजीपुर बनाया गया है।
तो तीसरी लहर से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूपी में 51 जिलों के सीएमओ का ट्रांसफर हुआ है और सीएम योगी ने तत्काल नए जिलों में जाने का उन्हें निर्देश दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।